देखिए, पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आप बड़ी संख्या में आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए अनंतनाग में। मेरे यहाँ आने के दो तीन उद्देश्य थे। भारत सरकार की योजनाएं धरातल पर कैसी चल रही है उसकी समीक्षा करनी थी। तो आपने देखा होगा कि मैंने जिला प्रशासन के साथ कल बैठक की थी। डीसी भी थे, पुलिस के लोग भी थे और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, जिसमें हमारे डीडीसी को संभालने वाले, जिला परिषद को संभालने वाले, बीडीसी को संभालने वाले, हेल्थ को संभालने वाले, एजुकेशन को संभालने वाले, ऐसे सभी अधिकारी भी। तो उनकी समीक्षा की। उसमें अनंतनाग क्षेत्र का विकास कैसे हो फर्दर, उसके बारे में चिंतन किया। पर्यटन के क्षेत्र में हम अनंतनाग को कैसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमारे संस्कृति मंत्रालय से संबंधित भी दो विषय आए। एक पुराना सन टेम्पल है यहाँ पे, एक हमारी ऐसी साइट है अवंतीपुर में, उसको हम कैसे पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कुछ विषय, जैसे यहाँ पे सूफीज्म का काफी समाज के कई वर्गों में इसका प्रभाव है। तो क्या हम संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सूफीज्म पे एक बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्या? क्योंकि सूफीज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सुंदर सेक्ट है जो मानवता का पाठ पढ़ाता है, जो मानवता को प्रमोट करता है, हार्मोनी भी पैदा करता है और समरसता को भी बढ़ाता है। ऐसे विषय कल भी आए। आज आप जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि आप पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। संगठन हमारा कैसा है? यहाँ 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो हमारे संगठन का ढांचा कैसा है? उस ढांचे में हमारे क्या सारे मोर्चे बन गए? क्या सारे मोर्चों का गठन हो गया? क्या अगर मोर्चे बन गए तो सारे मंडलों में काम ठीक हो रहा है? क्या सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेशन के काम में पार्टी का क्या योगदान है? ये संगठन से जुड़े हुए बहुत से विषय, उनकी समीक्षा मैंने यहाँ की। आपने देखा होगा अभी हमने लाभार्थी सम्मेलन भी आज किया। सुबह हमने जो पीआरआई के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीडीसी मेंबर, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर, चेयरमैन, सबसे मिले। उनको क्या दिक्कत आ रही है उनसे भी सुझाव लिए। कई अच्छे सुझाव भी आए। आज हम यूथ से मिल रहे थे तो एक फर्दर आईटीआई होनी चाहिए, ऐसा सुझाव भी आया। एआईसीटी के जो कोर्सेज हैं उनमें ज्यादा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ऐसे सुझाव भी हमने लिए हैं। बहुत पॉजिटिव सुझाव भी आप देखें कि लाभार्थी सम्मेलन में हमें एक लेबर कार्ड जिसको मिला। देखिए, गोल्डन कार्ड के बारे में तो सबने प्रशंसा करी और गोल्डन कार्ड यहाँ बहुत अच्छा चल भी रहा है योजनाओं के बारे में, लेकिन एक लेबर कार्ड किसी को मिला, उसने लेबर कार्ड की तारीफ की और लेबर कार्ड के बाद वो कहने लगा कि हमारे इस क्षेत्र में लाइमस्टोन और लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। और उसने यहां तक कहा कि 1 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं अभी, और मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं और ये सीमेंट बनने के लिए कहीं और जाता है। तो देखिए, एक लेबर कार्ड धारी जो मोदी जी की योजनाओं की तारीफ करते करते हमें लाइमस्टोन के बारे में बताता है। तो मैंने भोजन करते करते सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बात की। उन्होंने भी इस बात की ताकीद की यहाँ लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन किस ग्रेड का है, सीमेंट बनने के लिए कैसे काम आएगा। तो हमारे सीमेंट बनाने वाले जो निर्माता हैं पूरे देश में, उनसे मैं खुद बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि अगर लाइमस्टोन इतनी बड़ी मात्रा में यहां उपलब्ध है, अच्छे ग्रेड का है, तो सीमेंट का कारखाना अनंतनाग में लगना चाहिए ना। यहां से रॉ मटेरियल बाहर जाकर के कहीं और सीमेंट बने
उससे बेटर है कि सीमेंट का कारखाना यहाँ लगे, और सीमेंट की फैक्ट्री अगर यहाँ लगती है तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर यहाँ बढ़ते हैं। तो ये कुछ विषय हमने आज यहाँ रखे, आपके सामने लाए। अब आपके जो प्रश्न होंगे तो जितनी मेरी क्षमता होगी उतना जवाब देने का प्रयास करेंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार यही नारा है विकास, और जैसे कि आपने कहा कि प्रगति की ओर जो है केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर है, तो और करने की क्या जरूरत है? देखिए, पीएम साहब के नारे में एक आप और जोड़िए, वो दो चीजों को हमेशा कहते हैं, हमें मंत्रियों को भी कहते हैं कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो ऐसे पैरामीटर हैं कि ये तेजी से अगर आगे बढ़ गए तो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पे तेजी से काम हुआ है अभी 2-3 सालों में, ऐसा मैं मानता हूँ। मेघवाल सर, काफी अच्छा लगा सर आप यहाँ पे आए। सर, क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आपकी है, जो ग्रास रूट लेवल पे आपका काम कर रही है, आपने मंथन किया, विचार किया, इसमें और बेहतरी करने की जरूरत है? देखिए, इंप्रूवमेंट की तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है। कोई संगठन हो, कोई दल हो, कोई परिवार हो, हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत रहती है। फिर भी यहां संगठन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मेंबरशिप का काम जैसे मैंने जिक्र किया, वोटर आईडी का काम भी तेजी से बढ़ा है, मोर्चे गठित हुए हैं। हमारा हर घर तिरंगा यात्रा जो यहां निकली वो अपना आप में एक मिसाल है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का काम काफी ठीक चल रहा है, फिर भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सर, आप पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस को भी देखते हैं और आप यहाँ पर जो है समीक्षा की, जो वोटर आईडी वगैरह या इलेक्शन जब होंगे तो उसकी भी समीक्षा की आपने। तो ये बताइए, क्या लग रहा है आपको आइंदा दिनों अब इलेक्शन होने की जरूरत है यहाँ पर? और दूसरा, बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? बीजेपी क्या साख कर रही है जम्मू को छोड़कर कश्मीर की बात? मुझे लगता है बीजेपी की साख दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। जो हमारे लाभार्थी हो रहे हैं योजनाओं के, मैंने पीएम आवास का भी जिक्र यहाँ किया, कई लोगों ने गोल्डन कार्ड का जिक्र किया। ऐसे गरीब से गरीब आदमी जिनकी बीमारी हो गई, उनको लगा कि मैं 4-5 लाख रुपए कहां से लाऊंगा, गोल्डन कार्ड लेकर के अस्पताल में गया और उन्होंने कहा नहीं, हम इलाज आपका फ्री करेंगे। तो नेचुरली वो बीजेपी की ओर आकर्षित होते ही है। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, इससे मुझे लगता है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में भी बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इलेक्शन चाहते हैं आप? इलेक्शन तो देखिए, और स्थिति क्या? इलेक्शन तो हम चाहते ही है, निश्चित रूप से चाहते हैं। निश्चित रूप से कई बार अमित शाह जी ने इस चीज को कहा भी है, इलेक्शन तो हम चाहते ही। तो क्या कंडीशन फेवरेबल है इधर? नहीं, कंडीशन का कोई विषय नहीं है ना, परिशमन का विषय चल रहा था ना। तो विषय जैसे ही चुनाव आयोग और ये अपनी अपनी हरी झंडी देंगे, उसके बाद इलेक्शन हम तो चाहते ही हैं इलेक्शन। आप काफी टाइम के बाद, जब मुझे लगता है कि जब से आप मंत्री बन चुके हैं तब से आप पहली बार कश्मीर की वादी में आए हैं। आपने कल शाम से लोगों की जो अलग अलग वक्त से मुलाकात किया, क्या लग रहा है आपको? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को? क्या सरकार बननी क्या है यहाँ पे? क्योंकि आप तो बार बार नहीं आएंगे, आपको लगता है कि नहीं, हम बार बार ही आएंगे, आपको बता रहे हैं हम बार बार ही आएंगे। लोकल गवर्नमेंट 2024 में आप नहीं, मैं पहले इनका जवाब दूंगा। देखिए, सिविल डिफेंस से लोग थे, फार्मास्यूटिकल में काम करने वाले लोग थे, सिविल सोसाइटी से लोग थे, बहुत अलग अलग स्टूडेंट यूनियंस के भी लोग थे, सीनियर सिटीजन्स भी थे, जो यहाँ स्पिरिचुअल क्षेत्र में काम करते हैं वो लोग भी थे, बहुत अलग अलग क्षेत्र के लोग, मंडी से संबंधित लोग भी थे। यहाँ एक टैक्सी यूनियन है, उससे संबंधित लोग भी आए। तो ऐसे अलग अलग लोग आए। कल मैं बहुत लोगों से मिला हूं और बहुत लोगों की ये मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां बहुत ठीक है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट में कुछ कमियां थी जिनका उन्होंने जिक्र किया और हम उसको भी दूर करेंगे। सर, गुलाम नबी आजाद का पार्टी से निकलना आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को झटका लगा? हेलो होगा। देखिए, वैसे वो उनका कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, आज आपके सामने यहां कहता हूं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। तो जब डूबता हुआ जहाज होता है तो बहुत से उसके जो अंदर सवार होते हैं वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने खूब सुधारने की कोशिश की, अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि कई बार उन्होंने रिपोर्टें दी, वो ठंडे बस्ते में रही। पत्र में साफ साफ लिखा है ना उन्होंने
आपके सामने है। क्या सर, आप उनको कांग्रेस अपनाने की टूटा हुआ कोशिश करेंगे जहाज सर? है। देखिए क्या वो आप आगे उनको अपनाने की- नहीं, मैं खाली उन्होंने जो प्रश्न किया है उसका जवाब दे रहा हूँ। सर, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। 2024 में आम चुनाव में आप जाएंगे तो क्या हैट्रिक मारने में भाजपा कामयाब होगी? निश्चित रूप से होगी जी। आज आप देखिए, मैं थोड़ा और खुल के बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में है। हम संगठन की दृष्टि से भी मजबूत हैं। आपसे मैं पूछता हूं, विपक्ष का नेता कौन? तो आप भी नहीं बता सकते। अभी भी आप 3-4 नाम बताएंगे तो अभी वो विपक्ष के जो दल हैं, वो विपक्ष का नेता कौन, उस प्रक्रिया से ही बाहर नहीं निकले हैं। हम तो संगठन की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए। हमारी जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसके सहारे 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। तो पार्टी के आप सीनियर लीडर भी हैं, लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद निकले तो यकीनी तौर पर चिंता का विषय है ये, जो यहाँ की जो इलाकाई पार्टी है, रीजनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस और जो यहाँ की रीजनल पार्टी है, तो क्या समझते हैं आप, बीजेपी को एक ये मिलेगा एक मौका या फिर उसको एक मुकाबला मिलेगा? बीजेपी, जैसे मैंने कहा, हम दो जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इस सहारे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं काम करके। सर, अगर अपोजिशन पार्टी की बात करें, जहां आपने कहा कि पूरे देश में अभी तक मोदी का मुकाबला जो है कोई भी नहीं है, ना कोई चेहरा है, अगर विपक्ष एक साथ होता है तो क्या मंथन करने की जरूरत पड़ेगी? उनका नेता कौन होता है, ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूं। राहुल गांधी सर। अब जो भी होता है आप तय करिए। आप होता है तो आप पहला नेता तय कर लीजिए। मुझे तो मैं कह रहा हूं, मैंने ये कहा है कि 2024 में चुनाव है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। हम बहुत संगठन की दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं और वो अभी नेता कौन है उसमें ही उलझ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानती, और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं ममता बनर्जी को नेता नहीं मानता। तो वो विपक्ष के लोग ही तय करेंगे ना, वो किसको नेता मानना है उनको। तो आपके सर, कहने का आपका ये मानना है कि जब तक विपक्ष नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरी बार जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे जी, निश्चित रूप से चुनाव तो जीतेंगे। आप विपक्ष को मानते ही नहीं है? नहीं, विपक्ष मानते क्यों नहीं? विपक्ष है ना, नाम ले रहा हूं, नहीं सब पार्टियों के नाम ले रहा हूं ना, मानता क्यों नहीं? विपक्ष है, लेकिन विपक्ष तय तो करे कि वो उनका नेता कौन है। सर, कश्मीर में आके कैसा लगा ये बताइए लास्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि कश्मीर में जिस तरह से विकास और गुड गवर्नेंस की चीजें आगे बढ़ी है, मैं भी ये चाहता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से भी पिछले सालों में या पिछले साल में करीब 9 करोड़ के आसपास का टूरिस्ट यहाँ आया है। तो ये एक अच्छे शुभ संकेत है कि यहाँ की इकोनॉमी भी सुधरेगी और विकास के रास्ते पे जम्मू कश्मीर भी तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, लास्ट में ये जानना चाहेंगे, यहाँ के जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने लाइन का जिक्र किया, हैंडीक्राफ्ट है, सैफरान है, बाकी हालांकि जीआई टैगिंग भी हुई है कुछ चीजों की, तो उसको मजीद जो है फरोग देने के लिए या फिर इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए सरकार किस तरह से कश्मीर की सहायता करेगी, पर्टिकुलर कश्मीर? नहीं, मैंने बहुत से सुझाव लिए हैं जी। मैं अगर आप बैठूं तो मैं 2-3 घंटे लगा सकता हूं। ऐसे सुझाव इकोनॉमी के भी लिए हैं मैंने, सुझाव एग्रीकल्चर के लिए भी, हॉर्टिकल्चर के भी लिए हैं, बहुत सुझाव लिए हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यहाँ की जो चीजें हैं मूल, उसको क्यों बाहर जाने दो, उनके जो जीआई भी आप अप्लाई करिए, ये बहुत से सुझाव मैंने लिए हैं, बहुत से सुझाव दिए भी हैं। मैं बहुत अच्छी एक रिपोर्ट हमारी बनेगी, तब हम आपको रिपोर्ट से आपको शेयर करेंगे। फिर एक बार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी करेंगे। आपने मार्टिन सेंचुरी का दौरा किया है, यहाँ पे ऐसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ जो है मोनूमेंट, बहुत सारे मोनूमेंट है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कोई भी सब ऑफिस है ही नहीं। उसके लिए कोई सुझाव या कोई व्यवस्था करना चाहेंगे? और साथ ही साथ उनको टूरिज्म मैप पे लाने के लिए यस, ये बड़ा विषय है जी, कि हमारे जो एएसआई की जो साइट्स हैं उसमें हम एक कंजर्वेशन का काम करते हैं, उसके आसपास डेवलपमेंट क्या हो उस पर निगाह रखते हैं, और दूसरी सबसे बड़ा काम होता है कि वो टूरिस्ट मैप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।